बच्चों, वेलकम बैक टू अपुलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट। जैसे कि हमें पता है कि लास्ट क्लास में हमने फोर्सेस के बारे में जानकारी ली। कौन कौन से फोर्सेस के बारे में पढ़ा था? स्प्रिंग फोर्स, स्ट्रेइंग फोर्स, फोर्स इन अ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। क्यों पढ़ा था? क्योंकि हमें पढ़ना था क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमें उन फोर्सेस को अप्लाई करना है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही धमाकेदार टॉपिक, जिसका नाम है क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि आपके दोनों IIT JEE एंड नीट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो देखो, जब हम मोशन की बात करते हैं, एक्सीलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी की बात करते हैं और फोर्सेस की बात करते हैं, तो उन सबको डिफाइन करने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। न्यूटन ने कुछ लॉ दिए उन चीज़ों को क्या डिफाइन करने के लिए। तो एक्सीलरेशन, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इन सबको समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस पढ़ना पड़ेगा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, उसके बारे में अभी बात करेंगे। देखिए, तो आखिर में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या? लेट्स सपोज एन एग्जांपल। ये आपका एक क्या है? एक बॉल है। ये आपका एक बॉल एक वुडन स्टेशनरी किसी चीज पे रखा हुआ है। तो बॉल ऐसे की ऐसे रखी हुई है। एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? बॉल है। An object at rest will remain at rest unless a net force act on it. तो ये जो बॉल है रेस्ट में रखी हुई है, और ये रेस्ट में तब तक रहेगी जब तक कोई नेट फोर्स इस पे ना लगे। ठीक है, एक कंडीशन तो हुई ये। दूसरी कंडीशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल बी रिमेन इन मोशन अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन में है, तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगा, चाहे जो हो जाए, जब तक कि उस पर कोई नेट फोर्स ना लगे। मैं बार बार बात कर रहा हूं नेट फोर्स की। नेट फोर्स की, आखिर ये नेट फोर्स है क्या? देखो, नेट फोर्स फॉर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? जीरो है। जीरो क्यों है? देखो, मैंने अभी क्या कहा था कि अगर कोई बॉडी क्या है? स्टेशनरी है, रेस्ट में है, तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी। रेस्ट में रहेगी मतलब कि इस बॉल पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, इस बॉल पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, चाहे वो कांटेक्ट फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, या जो भी फोर्स हो, इन सारे फोर्सेस का सम क्या है? जीरो है, इसलिए वो रुका हुआ है। नेट फोर्स क्या है उस पे? जीरो है। सिमिलरली ये बॉडी चल रही है, ये बॉडी क्या है? चल रही है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। यहां भी नेट फोर्स क्या है? जीरो है। लेकिन सर आपने बताया तो है नहीं कि नेट फोर्स है क्या। देखो, नेट फोर्स का मतलब होता है समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस। क्या? समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस ऑन अ बॉडी। लेट सपोज एन एग्जांपल, ये कोई बॉडी है जिसपे नीचे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है 800 न्यूटन, और ऊपर एक टेंशन फोर्स लग रहा है कितना? 1200 न्यूटन। तो नेट फोर्स की अगर मैं बात करूं तो 1200 माइनस सीधा 800 कर देंगे। तो नेट फोर्स जो है कितना है? 400 है। किधर? ऊपर की तरफ। कितना? 400 ऊपर की तरफ। सिमिलरली इस केस में देखो, 600 ऊपर है, यहाँ 800 नीचे है, तो नेट फोर्स 200 है। कहाँ? नीचे की तरफ। 800 माइनस 600, नेट फोर्स वही है, समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस। थर्ड केस की बात करें, ऊपर कितना लग रहा है? 50 न्यूटन, नीचे कितना लग रहा है? 50 न्यूटन, और लेफ्ट में कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। तो ऊपर नीचे का तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि बराबर है। ठीक है भाई, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर बात करो तो 50 माइनस 50 कितना हो गया? जीरो। लेकिन लेफ्ट में एक फोर्स और है, कितना? 20 न्यूटन। तो नेट फोर्स क्या हुआ? 20 न्यूटन हुआ। किस डायरेक्शन में? लेफ्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखो, डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या फोर्स जो है क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि नेट फोर्स जो है बॉडी पे हमेशा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, तभी वो न्यूटन फर्स्ट लॉ को फॉलो करेगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा थ्योरी में जाते हैं। देखो, if the vector sum of all the forces acting on a particle is zero, वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्स, वेक्टर सम मतलब डायरेक्शन भी कंसीडर करना है, देन एंड ओनली देन द पार्टिकल रिमेन्स अनएक्सिलरेटेड।
अगर कोई भी पार्टिकल है, इस पे नेट फोर्स जो है क्या है, नेट फोर्स जो है क्या है, एफ नेट क्या है, 0 है, तो उसका एक्सीलरेशन क्या हुआ, 0 हुआ, अनएक्सीलरेटेड। अगर नेट फोर्स 0 है तो वो ऐसे की ऐसे रखा हुआ है, मतलब एक्सीलरेशन तो 0 है, कहीं मूव ही नहीं कर रहा। रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर रहा है तो भी एक्सीलरेशन क्या होता है, 0, क्योंकि एक्सीलरेशन हमें पता है क्या होता है, dv/dt। अगर v1 और v2 बराबर हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो एक्सीलरेशन तो क्या हुआ, 0 हुआ। ठीक है, देखो, इफ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन अ गिवन पार्टिकल इज एफ, मान लो किसी भी पार्टिकल पे ऑल द फोर्सेस जो है उनका समेशन कितना है, एफ है, और एक्सीलरेशन कितना है, ए है। द अबव स्टेटमेंट में आल्सो बी रिटन एज व्हाट, एक्सीलरेशन 0 इफ एंड ओनली इफ केवल और केवल व्हेन एफ नेट एफ इज इक्वल टू 0, जब नेट फोर्स 0 होगा केवल तभी नेट एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। इसलिए इफ द सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज नोन टू बी 0, वी कैन बी श्योर दैट द पार्टिकल इज अनएक्सीलरेटेड। अगर नेट फोर्स 0 है तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल क्या है, अनएक्सीलरेटेड है, मतलब एक्सीलरेशन क्या है, 0 है। If we know that a particle is unaccelerated, we can be sure that the sum of the forces acting on a particle is 0. अगर हमें पता है कोई पार्टिकल अनएक्सीलरेटेड है तो उस पे जो सम ऑफ द फोर्सेस है वो क्या होगा, 0 होगा। ये आपकी रही क्या, थ्योरी। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, एक कोई सिचुएशन है, देखिए ध्यान से। लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन इन फिगर। ये आपकी क्या है, लिफ्ट है, क्या है, लिफ्ट है। इसके अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है ए, और इस लिफ्ट के अंदर एक लैंप लटका हुआ है, ये रहा, ठीक है। और ये लिफ्ट इनिशियली जो है एक रस्सी से बंधी हुई है, चेन से बंधी हुई होती है। मान लो ये चेन क्या है, टूट गई, चेन क्या है, टूट गई। अब ये जो पूरी की पूरी लिफ्ट है, जो पूरी की पूरी लिफ्ट है वो नीचे आना स्टार्ट हुई, ठीक है। तो देखो, कंफ्यूज मत हो ना, हाँ। तो अब पूरी की पूरी लिफ्ट क्या है, नीचे आना स्टार्ट हुई, किस एक्सीलरेशन से, 9.8 मीटर पर सेकंड, जो क्या है, जो क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो अब देखिए, अगर मैं इस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में बात करूं, ए के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो ए को क्या दिखेगा कि ये लैंप स्टेशनरी है अपनी जगह पे, ये लैंप क्या है, स्टेशनरी है अपनी जगह पे, क्योंकि पूरी की पूरी लिफ्ट नीचे आ रही है, ये लैंप नीचे नहीं आ रहा। लेकिन अगर वही चीज उस लैंप को ये आदमी बी देखेगा तो इसको ये लैंप भी क्या नीचे आता हुआ दिखेगा, क्यों, क्योंकि पूरी लिफ्ट इसको नीचे आती हुई दिखेगी, लेकिन ए को जो है ये लैंप वहीं की वहीं दिखेगा। तो भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन किस चीज पे भी डिपेंड करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कि कहां से हम सिचुएशन को देख रहे हैं। ए के रिस्पेक्ट में सिचुएशन कुछ अलग हो गई, बी के रिस्पेक्ट में सिचुएशन कुछ अलग हो गई, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया। समझ गए। तो जब आप क्वेश्चन करोगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अच्छा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अप्लाई कैसे करना। ये एक आपका क्या था, एक छोटा सा एग्जाम्पल था। तो ये आपके बात हुई किसकी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। इसके साथ ही हाँ, तो फर्स्ट लॉ में हम पढ़ चुके हैं कि जब नेट फोर्स 0 होगा किसी बॉडी पे तो उसका एक्सीलरेशन जो है क्या होगा, 0 होगा। अगर वो मूव भी कर रहा है तो किसी ना किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। कोई बॉडी अगर मूविंग है तो हमेशा वो मूव करती रहेगी, और कोई बॉडी स्टेशनरी है तो वो हमेशा स्टेशनरी रहेगी। अब बात करते हैं न्यूटन से सेकेंड लॉ की। यहाँ पे हम बढ़िया सा एक फाइटर जेट देख रहे हैं। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर फाइटर जेट उड़ता कैसे। कुछ नहीं, सिंपल सा है। इसके पीछे क्या लगी होती है, एक टरबाइन लगी रही होती है। क्या टरबाइन, डिटेल में नहीं जाना है कौन सी टरबाइन है, ठीक है। टरबाइन पे यहाँ पे एक इंजन लगा होता है जो फ्यूल को बर्न करता है। फ्यूल बर्न होता है तो पीछे क्या होता है, एक बहुत ही स्पीड में क्या निकलता है, इसका धुआं निकलता है। धुआं बोले तो स्पीड में टरबाइन घूमती है तो पीछे से एकदम हवा निकलती है इसकी, और वो क्या करती है, एक बैक फोर्स अप्लाई करती है। बैक फोर्स अप्लाई करती है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होता है। और ये वाला जो फोर्स है, देखो ये बहुत डिटेल में पढ़ने वाली चीज़ है, एविएशन में पढ़ते हैं, आपको समझने की उतनी ज़रूरत नहीं है। बस
ये देखो कि फोर्स इस डायरेक्शन में इसमें एक्ट हो रहा है, और इसी फोर्स की वजह से ये फाइटर जेट जो है आगे की तरफ भागेगा। आगे की तरफ भाग रहा है मतलब इसमें एक्सीलरेशन है। क्या? आगे की तरफ भाग रहा है मतलब इसमें एक्सीलरेशन है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट दैट द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन टू वेरिएबल। जो ये एक्सीलरेशन है दो चीजों पे डिपेंड करेगा। पहला, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। पहला क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो एरोप्लेन है या फाइटर जेट है, उस पर नेट फोर्स कितना है। दूसरा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा है कि उस ऑब्जेक्ट का क्या मास कितना है। इन दो चीजों पे ये एक्सीलरेशन क्या करेगा? डिपेंड करेगा। द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो जो एक्सीलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। दूसरा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। तो एक्सीलरेशन जो है किसके? मास के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। दिस मीन्स दैट एज द फोर्स एक्टिंग अपॉन अ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज, जैसे ही फोर्स बढ़ेगा एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा। जैसे ही मास बढ़ेगा बॉडी का, एक्सीलरेशन क्या होगा? कम होगा। इसलिए जो भारी ऑब्जेक्ट हैं, जो भारी फाइटर प्लेन या भारी क्या है एरोप्लेन है, उनका एक्सीलरेशन, इनकी वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है? कम हो जाता है, क्योंकि वेट बढ़ जाता है ना। देखो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास बढ़ाया एक्सीलरेशन कम। ठीक है, यही क्या कह रहा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको अगर आप फॉर्मूला में लिखो तो डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो? F इज टू एम ए। क्या लिख सकते हो? F इज टू एम ए। फोर्स जो है मास के प्रोपोर्शनल है और एक्सीलरेशन के भी प्रोपोर्शनल है। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत जगह काम आने वाला है। F इज टू व्हाट? एम ए। यही क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये तो छोटी छोटी एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। अप्लाई जब करोगे क्वेश्चन में तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ को दोनों को एक साथ अप्लाई कैसे करना है हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करो। थैंक यू।